द कॉमर्स क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्लस टू क्लास का पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पार्टनरशिप है क्या चीज़, कैसे आई। और आप अब मेरे साथ जुड़ चुके हो तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना पड़ेगा, शुरू में 2 रजिस्टर लगाने पड़ेंगे। सर 2 रजिस्टर? यस बेटा, 2 रजिस्टर। एक रजिस्टर किसके लिए सर? थ्योरी के लिए, जिसमें हम थ्योरी प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिखेंगे। क्योंकि ये जो रजिस्टर है आपके जब पेपर होंगे उस टाइम पर आपके रिवाइज करने के बिल्कुल अच्छे से काम आएगा, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। और जो दूसरा रजिस्टर की हम बात करते हैं उस रजिस्टर का नाम है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इन दोनों रजिस्टरों का हमें अच्छे से प्रयोग करना है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा टॉपिक से रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्टनरशिप है। पहले पार्टनरशिप के इतिहास की बात करते हैं। पार्टनरशिप जो है हमारे प्राचीन काल से ही पार्टनरशिप चलती आ रही है। उस टाइम पे इसको हिंदी में साझा बोलते थे। हमारे जो राजा महाराजा होते थे उस टाइम पे हमारे पास कोई लिखित में कोई भी एक्ट नहीं था, न ही कोई रूल रेगुलेशन थे। सारे के सारे राजा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बनाते थे। लेकिन टाइम बदल चुका है, लिखित में संविधान है हमारा। तब ब्रिटेन सरकार यानी अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे, तब हमारे पास एक्ट बनने शुरू हुए थे। लेकिन सबसे पहले हम पार्टनरशिप की ही बात करते हैं। पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो पहले हमारे पास था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कहाँ पे था बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसके अंदर इंक्लूड था। सर ये कब बन क्या तैयार हुआ था? ये 1 सितंबर 1872 में। इसके जो हमारा सेक्शन थे 239 टू 166 तक पार्टनरशिप के बारे में बताता था। लेकिन अब समय के अकॉर्डिंग एक्ट भी चेंज होते हैं। आपने देखा होगा जैसे अभी कंपनी एक्ट चेंज हुआ था, उसी प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही मोटा एक्ट था हमारा ये। अब इस में से हमें क्या करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट को अलग किया। अलग किस से सर? पार्टनरशिप को। हाँ, तब हमारे पास क्या बन गया बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर क्या ये इसी सेक्शनों से बना है? नहीं बेटा, हमारी ये सेक्शन और जो हमारा इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890, इसको बेटा हम इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1890 भी कहते हैं। इन दोनों एक्टों से मिलकर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना। बहुत बार ऐसे पूछ लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 इंडिया में अप्लाई कब हुआ? इसको याद रखने का बिल्कुल आसान सा तरीका बेटा, महात्मा गांधी का बर्थडे कब का था? सर 2 अक्टूबर का। लेकिन उससे जस्ट एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को हमारे पास क्या हुआ था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू हुआ था इंडिया में। सर अब ये बताना कि जो हमारा 1 अक्टूबर 1932 में इंडिया में अप्लाई हुआ था, ये एक्ट बना कैसे था? बेटा इंडियन गवर्नमेंट ने जनवरी में 1932 में एक विधेयक
पास किया था पार्लियामेंट में, और उसको 1 अप्रैल 1932 को स्वीकृति मिल गई थी और 1 अक्टूबर 1932 से ये लागू हो गया था। लेकिन पहले ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में अप्लाई था, लेकिन अब वो जम्मू एंड कश्मीर में भी ये अप्लाई है, क्योंकि अब जो हमारी धारा 370 है वो हटा दी गई है। अब हम बात करते हैं किसकी। सर ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन के तो तैयार हो गया। इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं? इसमें टोटल सेक्शन 74 हैं। इससे ज़्यादा हमें सेक्शन नहीं पढ़ने हैं ही। पूरे पार्टनरशिप में टोटल सेक्शन कितने? 74, जिसको हम धारा बोलते हैं हिंदी में। और चैप्टर जैसे आपके लेसन होते हैं उसी प्रकार से पार्टनरशिप में 8 चैप्टर हैं और 1 शेड्यूल है, यानी हिंदी में इसको हम अनुसूची बोलते हैं। ये हमारी पूरी की पूरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। ये एक स्टोरी है, जैसे आप पहले भी सुनते आए थे कि एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों की रेस हो जाती है और रेस में कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। अगर हम इस प्रकार से स्टोरी सुनाएंगे तो अच्छी नहीं लगती। अगर आप कंप्लीट भी दोनों रेस मारते गए तो रास्ते में खरगोश ने सोचा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूँ, कुछ पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। तो अगर हम इस प्रकार से स्टोरी पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या होता है, अच्छी होती है, अच्छी लगेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से जो पूरी पार्टनरशिप है वो क्या है, एक स्टोरी है। आज इस स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें है क्या क्या। इसमें बेटा कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस ओनली 3 ही किरदार हैं, 3 ही की हम बात करेंगे। एक तो फर्म, सर फर्म, हाँ। दूसरा पार्टनर की बात करते हैं, अच्छा सर, पार्टनर्स। और तीसरा बेटा थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पार्टी भी बोलते हैं इसको और थर्ड पर्सन भी बोलते हैं। इसमें बहुत से सारे व्यक्ति हैं, फर्म है, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सर अब ये बताना फर्म क्या होती है। फर्म का मतलब बेटा जो पार्टनर्स हैं इनके समूह को, जो पार्टनर के जो ये हमारे समूह में जितने व्यक्ति होते हैं, 2 हैं या 2 से अधिक हैं, कितने भी पार्टनर के समूह को ही क्या कहा जाता है, फर्म कहते हैं। अच्छा सर, फर्म का तो हमें पता चल गया। सर अब और सर फिर पार्टनर किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति यानी जो ये सिंगल व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो व्यक्तिगत रूप से पार्टनरशिप में सम्मिलित होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं। अच्छा सर, ये भी बात समझ में होगी। सर थर्ड पर्सन कौन होते हैं? बड़ा थर्ड पर्सन होते हैं पार्टनर और फर्म को छोड़कर सभी व्यक्तियों को थर्ड पर्सन कहा जाता है। इसमें चाहे पार्टनरशिप के सर मम्मी, पार्टनरशिप की जो मम्मी है, जैसे मान लो ये मिस्टर ए है, इसकी वाइफ, इसकी माँ, इसके पिताजी, इसका भाई, इसका चाचा, वो भी सारे के सारे थर्ड पर्सन में ही इंक्लूड होते हैं। और सभी के सभी व्यक्ति, चाहे हमारे जो क्रेडिटर हैं जिससे हम उधार गुड्स लेके आते हैं, वो भी हमारे के क्या होते हैं, सारे के सारे थर्ड पर्सन ही माने जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि फर्म और पार्टनर्स को छोड़कर कोई भी व्यक्ति हो उसको हम थर्ड पर्सन में माने जाएगा। हाँ, लेकिन एक और चीज बता देता हूं, अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेती है, फर्म अगर क्या करती है, किसी पार्टनर से क्या करती है, लोन लेती है, तो उस सिचुएशन में भी पार्टनर को थर्ड पर्सन माना जाता है। पार्टनर का भी उसी प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा जैसे एक थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। किस सिचुएशन में? लोन की सिचुएशन में। अगर कोई भी फर्म अगर किसी पार्टनर से क्या करती है, लोन लेती है तो। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई। सर अब आगे
बेटा बाकी हम बात कर लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब मैंने बताया था जो हमारा एक्ट चालू हुआ था उसका नाम था इंडियन, अभी भी बात की थी इंडियन पार्टनरशिप। मैं आपसे पूछता हूं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कब अप्लाई हुआ था इंडिया में? सर 1 अक्टूबर को, क्योंकि ये संतोष सभी के याद रहता है। बेटा इस एक्ट में एक परिभाषा है, सेक्शन नंबर 4 में गिवन है पार्टनरशिप की। अगर वो परिभाषा आप याद कर लेते हो और उसको अच्छे से समझ लेते हो तो ये मान के चलो कि आपकी आधी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। बेटा सेक्शन नंबर 4 जो हमारा क्या कहता है उसकी बात करते हैं। सेक्शन नंबर 4 में परिभाषा जो गिवन है उसको याद करना जरूरी है, तो चलो याद करते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक भी फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, यहां तक याद हो गया होगा आपको। बिटवीन द पर्सन, बिटवीन द, बहुत से बच्चे यहाँ पर्सन बोलते हैं, ये गलत है, पर्सन्स होता है क्योंकि एक व्यक्ति से अधिक होते हैं, इसलिए पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। बस यही परिभाषा है सेक्शन नंबर 4 में। दोबारा से एक भी मेरे साथ सभी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये परिभाषा है। इस परिभाषा में हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनको टिक कर लेते हैं। रिलेशन, जिसके ऊपर हम पूरी की पूरी बात करेंगे। एक तो रिलेशन की, दूसरा पर्सन, एग्रीमेंट, शेयर द प्रॉफिट और बिजनेस, एक यहां से पूरा का पूरा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यहां पे यानी एक वर्ड, 2 3 4 और ये हो गया 5। इन 5 वर्ड को अगर आपने सीख लिया तो मेरा खुद का मानना है कि आपने आधी पार्टनरशिप सीख ली है। अच्छा सर, हाँ बेटा, ये सर जल्दी से बताओ। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं पहले की, रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन 2 चीजों से बनता है, इसके अंदर 2 चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो स्टेटस होता है, स्टेटस आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी एक स्टेटस हम लगाते हैं, और दूसरा होता है एग्रीमेंट। तो हम बात करते हैं किसकी, स्टेटस की, और दूसरा हमारा किसका, एग्रीमेंट।
अब स्टेटस की मतलब होता है क्या? जब आप पैदा होते हो, आपके दादाजी की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें आपका हिस्सा हो जाता है बिना एग्रीमेंट के भी। लेकिन एग्रीमेंट में एग्रीमेंट होना कंपलसरी होता है। जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो 3 प्रकार का होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर बुकों में तो 2 प्रकार का है। बहुत से टीचर कहते हैं सर 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन नहीं, हमारे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है इसमें एग्रीमेंट 3 प्रकार का है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन एक्ट की बात कर लेते हैं उसमें एग्रीमेंट 2 प्रकार का है। ब्रिटेन में कितने का है? 2 प्रकार का। बट हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एग्रीमेंट कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, 3 टाइप्स का। सर 3 टाइप्स का कौन कौन सा? अब उसकी भी बात कर लेते हैं। एक तो रिटन, ओरल और इम्प्लॉयड। ठीक है। रिटन का मतलब जो लिखित में होता है, ओरल का मतलब जो हम आपस में बोल के करते हैं, और इम्प्लॉयड जिसको हम इसके ऊपर पूरी की पूरी बात बाद में करेंगे, जस्ट 2-3 मिनट बाद। अब हम पहले बात कर लेते हैं एग्रीमेंट। अगर हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, एग्रीमेंट जो सेक्शन नंबर 2 में इसकी परिभाषा है, लेकिन ये आपके काम की है नहीं, इसके ऊपर अब हम कोई चक्रा नहीं करेंगे। सर एग्रीमेंट होता क्या है ये तो बता दो। हाँ, ये हम बता देते हैं। एग्रीमेंट होता क्या है? जब 2 पर्सन बोल के या लिख के कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, कोई बिजनेस को चलाते हैं लीगल रूप से, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। अच्छा सर, हाँ, लेकिन एग्रीमेंट पार्टनरशिप के अंदर वही लेते हैं जो एग्रीमेंट बिजनेस से रिलेटेड हो। अच्छा सर, हाँ, कौन सा एग्रीमेंट लेते हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड हो। जैसे मान लो अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि सर मेरे को मूवी दिखा के लाओ, और वो प्रॉमिस भी कर लेता है, तो इसको हम एग्रीमेंट नहीं मानेंगे, ये एक पर्सनल केस है। लेकिन अगर कोई भी 2 पर्सन बिजनेस से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, जैसे मान लो ए ने एग्रीमेंट को, बेटा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एग्रीमेंट 2 चीजों से जो 2 वर्डों से मिलकर बनता है। एक तो ऑफर, और दूसरा, ऑफर को हम प्रपोजल भी बोल देते हैं, और एक एक्सेप्टेंस। इन दोनों से ये बन के एग्रीमेंट बनता है। लेकिन हम बात किसकी करते हैं? ऑफर की। अगर मान लो एक बिजनेसमैन या एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहे कि हमें कोई पेन बनाने का ही बिजनेस करना है, इस प्रकार से आप क्या मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो? तो इस प्रकार का जो होता है, इसने इसके आगे ऑफर रखा और इसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एग्रीमेंट, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए। अच्छा सर, एग्रीमेंट तो समझ में आ गया। सर इम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? ओरल का तो हमें पता, मुजबानी, रिटन का हमें लिखित में। अब हम बात किसकी करते हैं? एम्प्लॉयड की। एम्प्लॉयड का मतलब हमारे पास होता है जब हमारे ये 2 पार्टनर हैं और एक थर्ड पार्टनर है मिस्टर एक्स। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, और ये मिस्टर एक्स है। ये मार्केट में इनके नाम से या इनकी फर्म के नाम से एग्रीमेंट लेता है और उसको पूरा भी करता है, और ये दोनों उस बात का कोई भी खंडन नहीं करते। तो इस प्रकार के जो पार्टनर को
या जो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट होता है इसको हम एम्प्लॉयड एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है सभी बच्चों को। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, पर्सन्स की। अब तक हमने क्या क्या चीज सीख लिया। पहला वर्ड रिलेशन सीखा, उसके बाद हमने एग्रीमेंट, थर्ड भी हो गया हमारा, यहीं से एग्रीड से एग्रीमेंट बन के आया था। और अब बात करते हैं किसकी, पर्सन की। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पर्सन की संख्या गिवन नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन की कोई भी संख्या गिवन नहीं है। अच्छा सर, फिर कहां पर गिवन है? बेटा इसकी जो है पर्सन की संख्या, नंबर 2 हम डाल लेते हैं। पर्सन की संख्या, पर्सन की संख्या बेटा कंपनी एक्ट के अंतर्गत गिवन है। कंपनी एक्ट जैसे अब 2013 है, इसके अंतर्गत गिवन है। अच्छा सर, इसके अंदर गिवन है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गिवन नहीं है। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि जो हमारी कंपनी एक्ट 2013 है, इसका जो सेक्शन नंबर 464 है, उसमें ये गिवन है कि मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 50। सर क्या इनकी संख्या को घटाया और बढ़ाया जा सकता है? हाँ बेटा, इस संख्या को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। सर कैसे? जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो इसमें कोई भी अमेंडमेंट लाके इसको हम घटा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन 100 से फालतू हम इसमें पार्टनर की संख्या को नहीं ले सकती गवर्नमेंट। इससे कम या इससे अधिक कर सकती है, लेकिन जो सेक्शन नंबर 464 है, इसमें ओनली अब कितने हैं, 50 हैं। आपने 50 ही लिखने हैं। अच्छा सर, ये भी बात समझ में आ गई। सर शेयर द प्रॉफिट, जो हमारा चौथा कंसेप्ट है, उसकी बात कर लेते हैं। बेटा जो शेयर द ऑफ प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो चौथा पॉइंट है, शेयर का मतलब होता है जितने भी हमारे पार्टनर हैं, जो प्रॉफिट होगा वो उसमें आपस में बांट लेंगे। क्या सर शेयर में कोई थर्ड पर्सन भी हिस्सा ले सकता है? हाँ, ले सकता है। अगर कोई पार्टनर यानी कोई मैनेजर अगर वो कहे कि मैं प्रॉफिट में इतना हिस्सा लूंगा आपके साथ काम करने में, तो उस वक्त पर हम क्या कर सकते हैं, शेयर कोई थर्ड पर्सन भी ले सकता है। प्रॉफिट, फर्म का कोई भी जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। सर बिजनेस की बात कर लेते हैं। हाँ, बिजनेस का मतलब होता है कि लीगल पर्सन, लीगल बिजनेस, इलीगल नहीं। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट था। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप में जो रीढ़ की हड्डी का काम करता है, वो करता ही है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा सर, हाँ, ये हमारा 5वां कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट का मतलब होता है बेटा म्यूचुअल एजेंसी। बहुत ही अच्छा पर्सन है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बहुत बार अगर आप सी फाउंडेशन कर रहे हो तो इसके बारे में पूछ लेता है। म्यूचुअल एजेंसी होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। अच्छा सर, हाँ, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट। सर ये प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर वी और मिस्टर सी।
ये हमारा प्रिंसिपल है और ये एजेंट का कार्य करता है। फिलहाल कभी ये एजेंट का कार्य करता है तो कभी ये प्रिंसिपल का काम करता है, ये एजेंट का काम करता है। कभी ये एजेंट का काम करता है तो ये प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे मान लो मैंने कोई बाइक खरीदनी है और मेरा एक मित्र है, उसको बोला कि यार मुझे बाइक चाहिए, और जो मिस्टर है बोला चल यार हमारी एजेंसी है, हम वहां से आपको बाइक दिला देंगे। तो ये उस पर्सन को लेके आया, इसने एजेंट का कार्य किया। ओनर कौन है? फिलहाल मान लो मिस्टर ए है, आगे मिस्टर ए मिला तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल का रूप गया, इसने एजेंट का काम किया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी। इसमें ये तीनों पर्सन अपने अकाउंट, अपनी फर्म की देखभाल कर सकते हैं, कोई भी फर्म में काम कर सकता है, तो उसको ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। ये सारी की सारी म्यूचुअल एजेंसी के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। और अब मिलेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, इतनी इसको रिवाइज करना। ओके, बाय बाय।